हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 8 वीडियो में। ये मिडिवल हिस्ट्री थोड़ा थोड़ा बहुत लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं। हम लेंदी है लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है और हम बहुत ही डिटेल्स में इसको कंप्लीट करेंगे। तो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। एंड आज हम डिस्कशन करेंगे तो दिल्ली सुल्तानेट के पार्ट 1, दिल्ली सुल्तानेट 1 जो है circa 1200 से लेकर 1300 तक। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन सी डिनास्टी इसमें रूल कर रहे थे, और इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दिल्ली सुल्तानेट की जो पार्ट जो 1 है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे मामुल्क सुल्तान के बारे में, मामुल्क सुल्तान्स के बारे में, और उसके बारे में कि इसको कौन कौन से रूलर्स ने इस्टेब्लिश किए थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी उसमें हम बलबन के बारे में देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अब स्टार्ट करेंगे मामेलुक सुल्तान्स के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं तुर्किश इन्वेडर्स किस तरह से धीरे धीरे आकर हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंटर करते हैं और फिर नॉर्थ इंडिया में अपने जो राज्य है उसको राजनीति करना स्टार्ट करते हैं, कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे राजपूतों को भी वो कैप्चर करने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग आकर, जो तुर्किश लोग आकर इंडिया में सेटल होने लगते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद घोरी थे वो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको देखिए, ये जो सुल्तानेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे उससे पहले आप थोड़ा पिछले वीडियो को जाकर उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि अगर आप वो तुर्किश इन्वेडर्स के इन्वेजन के बारे में नहीं जानेंगे तो इसके बारे में थोड़ा तकलीफ होगी समझने में। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगी। एक विजुअलाइजेशन हो जाएगी किस तरह से काम होता था, किस तरह से सुल्तानेट अपने राज एक्सपांड करने लगे थे। तो ये जो मोहम्मद गजनी जब आए थे इंडिया को, वो प्लंडरिंग करने की वजह से आए थे। प्लंडरिंग करके वेल्थ लेकर जाकर अपने जो राज्य था वहाँ पे जाकर उनको अपना राज्य संभालना था। और वो जो तुर्किश नॉन मुस्लिम्स थे, वो जो इन्वेड कर रहे थे, अटैक कर रहे थे उनके ऊपर, उनको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देना था। तो मोहम्मद गजनी की ये इरादा था। लेकिन जब मोहम्मद घोरी आए इंडिया में, उसके बाद गजनी के बाद घुरिड एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ। घुरिड के जो मोहम्मद घुरी थे वो जब इंडिया में आए, उनका कुछ अलग सा मतलब था। मतलब वो चाहते थे कि इंडिया में आकर वो राज करे। ठीक है, प्लंडरिंग तो करते थे लेकिन प्लंडरिंग के साथ साथ वो उनको राज करने में भी इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से वो धीरे धीरे बहुत सारे जगह को कैप्चर करने लगे, अटैक करने लगे, प्लंडरिंग करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो धीरे धीरे उनका राज एक्सटेंड हुआ टू द कन्क्वेस्ट फ्रॉम पंजाब से लेकर मुल्तान तक, फिर गंगा वैली तक, फिर धीरे धीरे बिहार तक एंड कुछ बंगाल की कुछ पार्ट्स तक। तो ये सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। उसके बाद क्या हुआ, फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स आफ्टर दैट, मतलब ये सब होने के बाद जब घुरिड्स एंटर किए और धीरे धीरे अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, उससे लेकर 100 ईयर्स तक दिल्ली सुल्तानत, तो उनको सुल्तानत के हिसाब से उस चीज़ को माना गया, उनको सुल्तानेट आख्या दिया गया। तो वो दिल्ली सुल्तानेट कहा गया क्योंकि वो दिल्ली में ज़्यादातर उनका कैपिटल हुआ था। दिल्ली को कैपिटल मानते थे, इस्टेब्लिश किए थे दिल्ली को, तो इसी वजह से उनको दिल्ली सुल्तानेट कहा गया था। ठीक है, और दिल्ली सुल्तानेट एज स्टेट रूल्ड ओवर बाय दिस इन्वेडर्स वॉज कॉल्ड हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड क्यों, मतलब उनको बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ये नहीं कि वो आ गए और राजनीति करने लगे और सब कुछ उनके लिए आसान था, नहीं। बहुत ही ये जो इन्वेडर्स थे उनको भी बहुत सारे कठिनाइयों का फेस करना पड़ा। तो क्यों क्यों कठिनाई हुआ था, टू मेंटेन इटसेल्फ इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वाजन। फॉरेन इन्वाजन भी हो रहा था तब, मंगल्स की, तिब्बतियंस की, फिर डिफरेंट इन्वेडर्स राजपूत भी उनको उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो फॉरेन इन्वाजन को मेंटेन करने के लिए तो उनकी डिफ़िकल्ट हो रही थी। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग तुर्किश लीडर्स, जो तुर्किश लीडर्स थे डिफरेंट एरिया में, आपको पता है वो स्लेव्स
उनको स्लेव्स कहा जाता था, जो मेन रूलर होते थे, उनका कुछ स्लेव्स और चीफ्स वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अपॉइंट कर देते थे, गवर्नर्स अपॉइंट कर देते थे। तो इनके बीच ना कुछ कन्फ्लिक्ट होता रहता था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। उसके वजह से भी उनको बहुत सारी परेशानियों का फेस करना पड़ा। फिर अटेम्प्ट्स ऑफ द डिस्पोज्ड एंड सबऑर्डिनेट राजपूत रूलर्स, जो तुर्किश इन्वेडर्स ने जो राजपूतों को डिस्पोज किया था, हराया था वार में, और उनको डिफरेंट एरिया में उनकी फेडेटरी के हिसाब से काम करने के लिए रखा था, वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। वो राजपूत रूलर्स अपने अपने पावर को इकट्ठा करके, अपने लोगों को इकट्ठा करके वो भी धीरे धीरे अटैक कर रहे थे, तो वो भी झेलना पड़ रहा था। फिर चीफ्स टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस एंड टू आउस्ट तुर्क्स, और जो भी चीफ्स थे डिफरेंट एरिया में, जैसे बोल रही थी ना, जो राजा थे मोहम्मद घोरी, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीफ्स को अपॉइंट किए थे, गवर्नर्स को अपॉइंट किए थे। वो धीरे धीरे कई कई गवर्नर्स ये सोचते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट रूलर है, हम इस एरिया में हम मेन जो किंग है उनको नहीं मानेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जो चीफ्स थे उनका इंडिपेंडेंस वो मान रहे थे, इसके वजह से वो भी धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट हो रहा था किंग के साथ, सुल्तान के साथ। और तुर्क्स को आउस्ट करने के लिए भी वो उनका चल रहा था, बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था। तो ये सब रीजन के वजह से ना उनको बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ा। The Turkish rulers were successful in overcoming these difficulties and by the end of century were in a position to extend their rule over Malwa and Gujarat and to penetrate into the Deccan and South India. तो धीरे धीरे ये सब करके वो स्ट्रांग होते जा रहे थे, और कुछ सालों बाद उन्होंने एक्सटेंड किया धीरे धीरे करके, सबको ओवरकम करके मालवा गुजरात तक एक्सटेंड किया, और धीरे धीरे उन्होंने डेक्कन एंड साउथ इंडिया में भी एंटर करने लगे, राज करने लगे। तो ये सब के वजह से क्या हो रहा था, इफेक्ट्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तुर्किश रूल इन नॉर्थ इंडिया रिजल्टेड इन फार रीचिंग चेंजेस इन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल लाइफ। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन थी डिफरेंट राजपूतों की, साउथ में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी, नॉर्थ में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। और आपको पता है हमारे जो इंडिया है एक बहुत ही वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। चोलो पीरियड, पालव पीरियड, राष्ट्रकूटस, चालुक्यस, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम्स चल रहा था, तो उनका उनका कल्चर भी डिफरेंट था, सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग था। लेकिन ये जो तुर्किश इन्वेडर्स एंटर किए इंडिया में, उसके बाद क्या हुआ, तो हमारा नॉर्थ इंडिया में एंटर किया, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को हमारे इंडिया में घुसाने लगे, और इंडियन लोगों भी धीरे धीरे ये सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस होकर उसको अडॉप्ट करने लगे। तो हमारे जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल लाइफ, ये सब भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगा, ठीक है। दिल्ली सुल्तानेट जो था वो इंडिया में राज कर रहे थे 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। अब देखिए कितने लंबे ईयर्स तक उन्होंने राज किया। हालांकि ब्रिटिशर्स आए थे 200 साल तक हमें राज किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे ऊपर राज किए थे मुस्लिम्स। जो दिल्ली सुल्तानेट आए थे तुर्क्स, वो धीरे धीरे 320 ईयर्स रूल किया। तो जो दिल्ली सुल्तानेट थे वो एक डिनास्टी से नहीं थे, वो 5 डिनास्टी से बिलोंग कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डिनास्टी से डिफरेंट डिफरेंट रूलर हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो पहले था स्लेब डिनास्टी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आए खिलजी डिनास्टी, उसके बाद तुगलक डिनास्टी, फिर साइद डिनास्टी, फिर लोधी डिनास्टी। ये सबको आपको याद रखनी है सीरियली में। पहले आए थे स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद शाहिद, उसके बाद लोधी डिनास्टी। लोधी डिनास्टी सबसे लास्ट रूल किया था, और उसके बाद जो इब्राहिम लोधी थे वो हमारे लास्ट रूलर थे। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद मुग़ल आर्मी एंटर किए। उसके बाद हमारा चेंज होने लगा धीरे धीरे स्ट्रक्चर और हिस्ट्री। दिल्ली सुल्तानेट एंडेड व्हेन द मुगल्स लेड बाय बाबर डिफीटेड द लोधी आर्मी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ टेरेन हुआ था पहले, जो तुर्किश इन्वेजन हुआ था। याद रखिए, आप ये सब पढ़ सकता है एमसीक्यूज में, तो आपको याद रखना है। बैटल ऑफ टेरेन हमारे पहला था जो जिसमें तुर्क्स एंटर किए थे, और बैटल ऑफ पानीपत था
फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जहाँ पे दिल्ली सुल्तानेट की एंडिंग हुई थी, वहाँ पे जो मुगल्स एम्पायर थे बाबर के द्वारा लीड किया गया था, वो मुगल दिल्ली सुल्तानेट को, और दिल्ली सुल्तानेट की जो लास्ट डिनास्टी थी लोधी डिनास्टी, उनके जो किंग थे इब्राहिम लोधी, उनको बैटल में हराया था और उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था 1526 से लेकर। ठीक है, दिल्ली सुल्तानेट वाज फाउंडेड इन 1206 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, जहाँ पे वो मोहम्मद घुरी के एक स्लेव थे, जिसके वजह से इसको स्लेव डिनास्टी भी कहा जाता है, क्योंकि वो मोहम्मद घुरी के स्लेव थे और धीरे धीरे वो मोहम्मद घुरी के डेथ के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट करके एक सुल्तानेट के नाम देकर वो अपने काम स्टार्ट करने लगे। ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ द स्लेव डिनास्टी। ठीक है, द लास्ट एम्परर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट वाज इब्राहिम लोधी, जिसको जैसे मैं बोल रही थी लोधी डिनास्टी के लास्ट एम्परर है इब्राहिम लोधी। वो 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत में यहाँ पे बाबर के द्वारा डिफीट हुए थे और मुगल आर्मी के द्वारा, और द ओनली एम्परर ऑफ द सुल्तानेट टू डाई ऑन द बैटल फील्ड। ये एकमात्र सुल्तानेट थे इब्राहिम लोधी जो कि बैटल फील्ड में उनकी मौत हुई थी। इसके बाद इससे पहले और कोई भी ऐसे सुल्तानेट नहीं थे जिनको बैटल फील्ड में मौत हुआ था। ठीक है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे जाकर इसके बारे में। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 320 ईयर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट 1206 से लेकर 1526। स्लेव डिनास्टी लगभग 84 ईयर्स रूल किए थे। खिलजी डिनास्टी जो कि शॉर्टेस्ट रूल, ओनली 30 ईयर्स उन्होंने रूल किया था। उसके बाद तुगलक डिनास्टी, सबसे लॉन्गेस्ट रूल तुगलक डिनास्टी ने किया था, जो कि है 94 ईयर्स। उसके बाद शाहिद डिनास्टी जिन्होंने 37 ईयर्स, ये भी बहुत कम ईयर्स तक रूल किए थे। फिर लोधी डिनास्टी, ये भी लगभग बहुत एज तक, जैसे कि 75 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डिनास्टी। स्लेव डिनास्टी 1206 से लेकर 1290 तक जो 84 ईयर्स उन्होंने राज किया था। ठीक है, तो इसको मामेलुक डिनास्टी भी कहते हैं। मामेलुक डिनास्टी क्यों कहते हैं? ये एक अरबिक टर्म है मामेलुक, जिसका मीनिंग है स्लेव, सेम ही है स्लेव। देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लेव्स। उस वक्त में डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेव्स हुए थे, जैसे कि हाउस होल्ड स्लेव्स जो होते हैं, जो हाउस होल्ड काम करते थे, जो नौकर की तरह रहते थे, उनको गुलाम किया जाता था। मामेलुक जो होते थे स्लेव, वो ऑर्डिनरी स्लेव नहीं थे, क्योंकि दे वर रेस्पेक्टेड एंड ट्रेंड लाइक वेरियर्स। वो जैसे क्या कहते हैं, वॉरियर के तरह होते थे, उनको वार पर्पज के लिए हायर किया जाता था। ठीक है, स्लेव हो रहे थे से। दे हैड चांसेस टू राइज ऑफ इन एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्ची, मतलब वो इस तरह से वॉरियर होते थे, इस तरह से पावरफुल स्ट्रांग होते थे, तो कई बार दिखा गया था कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्ची में भी इंक्लूड किया जाता था। अगर स्ट्रांग रूलर कोई नहीं होता था तो उसी तरह उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी चुना जाता था। इस तरह की वो मामेलुक होते थे। जैसे कि हमारे हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक स्लेव थे, वो एक मामेलुक थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो पावरफुल बनने लगे और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट, घोरी के मौत के बाद वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके रूल करने लगे। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो 3 डिनास्टीज वेर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग 1206 से 1290, मतलब ये इस पीरियड में जो 84 ईयर्स में 3 जो कैटेगरी है स्लेव डिनास्टी के, वो भी 3 तरह से डिवाइड हुआ था। वो स्लेव भी 3 कैटेगरी के थे। कैसे? कुतुबी डिनास्टी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंडेड किया गया था, उन्होंने रूल किया 1206 से लेकर 1210 और 11 उसी तक। कोई कोई बुक्स में 1210 लिखा गया है और कोई कोई बुक्स में 1211 लिखा गया है, तो लगभग मान के चल सकते हैं, वो 1 साल की डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इल्बारी डिनास्टी होते थे। ये भी फर्स्ट इल्बारी इसलिए हुए जो कि इल्तुतमिश के द्वारा फाउंड किया गया है, क्योंकि ये भी उनकी हायरार्ची नहीं है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये डायरेक्ट हायरार्ची नहीं है, मतलब ये उनके सॉन नहीं है, ये भी एक सॉन इन लॉ थे उनके। और कहा गया मतलब आप ये समझ के चल सकते हैं, ये भी एक तरह की स्लेव कैटेगरी या फिर गवर्नर अपॉइंटमेंट करा गया था उनको हर एक जगह के लिए। तो धीरे धीरे ये भी पावरफुल बने और उनके ऐबक के जो सॉन थे उनको डिफीट करके वो थ्रोन पे बैठे। तो इसी वजह से इल्बारी डिनास्टी ये भी बन गया। और सेकेंड इल्बारी डिनास्टी जो कि बालबन, इसको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, बालबन कैसे हुआ, क्योंकि उनका इल्तुतमिश के बाद जो आए वो है राजिया, जो इनके
ब्लड स्ट्रीम से ही थे, ठीक है। तो ये हो गया स्लेव डिनास्टी। तो हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मोनार्ची। स्ट्रॉन्ग मोनार्ची के लिए कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे कि देखो, मुइज़ुद्दीन जो मोहम्मद घोरी थे, वो वाज सक्सीडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उनके स्लेव थे और उनको अपॉइंटमेंट किया गया था इंडिया में। तो उनकी मौत के बाद ये सक्सीड किए, तुर्किश स्लेव थे 1206 में। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द तुर्किश सुल्तानेट इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ टेरन। बैटल ऑफ टेरन में जो क्या हुआ, राजपूत जो थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वो डिफीट हो गए। उसके बाद उनका तुर्की सुल्तानेट का एक्सपेंशन हुआ। तो अनदर स्लेव ऑफ मुइज़ुद्दीन थी, अनदर स्लेव ऑफ मोहम्मद घुरी, जिनको मुइज़ुद्दीन भी कहा जाता था, उनका नाम था ओल्दुज, और एक स्लेव थे उनके, और वो गजनी में सक्सीड कर रहे थे। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक सक्सीड कर रहे थे इंडिया में, और गजनी में याल्दुज सक्सीड कर रहे थे। आज रूलर ऑफ गजनी, तो जब मोहम्मद घुरी का डेथ हो गया, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए और वो भी अपने आप को रूलर मानने लगे। तो क्या हुआ, आज रूलर ऑफ गजनी याल्दुज ये भी क्लेम किया कि वो भी दिल्ली के ऊपर राज करेंगे। लेकिन दिल्ली के इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक थे और वो भी स्ट्रॉन्ग इनफ थे। तो इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और वो लाहौर से रूल कर रहे थे। तो उनको ये लगा कि अगर हम लाहौर से इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे, इंडिया के आसपास रूल नहीं करेंगे, तो हो सकता है यल्दुज वहाँ पे कैप्चर कर ले और यल्दुज वहाँ पे अपने हाथों से ये सब भी जाएगा। तो इसी वजह से वो अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिए लाहौर से लेकर दिल्ली तक, ठीक है। फ्रॉम दिस टाइम सुल्तानेट सॉल्व इट्स लिंक विद गजनी। उससे उस इसी वजह से एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है गजनी और सुल्तानेट के बीच, और जिसके वजह से एक हेल्प मिली और एक बेनिफिट हुआ इंडिया को, क्योंकि इट हेल्प टू प्रिवेंट इंडिया बीइंग ड्रॉन इनटू सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स। तो सेंट्रल एशिया में जो भी पॉलिटिक्स चल रहा था, जो ख्वारिज़्म एम्पायर थी, घुरिड एम्पायर था, गजनी एम्पायर था, ये सब चीज़ों सेंट्रल एशिया के कन्फ्लिक्ट के साथ जुड़े हुए थे। तो इसी वजह से ये दोनों कन्फ्लिक्ट के वजह से, मतलब गजनी और घुरिड एम्पायर के वजह से, सुल्तानेट एम्पायर के वजह से, इंडिया के जो पॉलिटिक्स था वो सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स से प्रिवेंट हो रहा था, मतलब प्रोटेक्टेड होके रह रहा था। अपने इंडिया के पॉलिटिक्स अलग चल रहा था, सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स में वो टांग नहीं लड़ाते थे। ये एक रीजन हुआ अच्छा खासा। तो सेकंड ये हुआ, इट ऑल्सो एनेबल्ड दिल्ली टू डेवलप ऑन इट्स ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। तो धीरे धीरे दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ हमारे इंडिया में। दिल्ली सुल्तानेट जो एंटर किए, दिल्ली सुल्तानेट के वजह से, ऐबक के वजह से दिल्ली में कुछ ऐसा डेवलप हुआ जो कि मतलब उसका डेवलपमेंट में अलग कंट्री का कुछ हाथ नहीं था, अलग कंट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं था, वो अपने आप खुद ही डेवलप होने लगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डिनेस्टी में जो फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उन्होंने राज किया था 1206 से लेकर 1210 तक। स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ये हमने पढ़ा बहुत बार। अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ घोरीज इंडियन पोजीशन, घोरीज ऑफ इंडिया के पोजीशन में थे, उसके वहाँ पे अपॉइंटमेंट किए थे एज ए गवर्नर, ठीक है। वो सेट ऑफ हिज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एट इंद्रप्रस्थ नियर दिल्ली। तो उन्होंने क्या किया, घोरी के डेथ के बाद लाहौर से शिफ्ट कर गया दिल्ली, और इंद्रप्रस्थ जो था दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ कहाँ है आपको पता है ना। ये इंद्रप्रस्थ जो जगह है वो बहुत फेमस थी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर, मतलब महाभारत के टाइम पे जो कौरव और पांडव के बीच जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसमें इंद्रप्रस्थ जो जगह थी वहाँ पे भी इसका नाम आ रहा था, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ में वो अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बनाए थे। इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ घोरी ही रेस्ड स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड होल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे, और अपने आर्मी को भी बहुत ही स्ट्रॉन्गली मेंटेन कर रहे थे। 1206 में घोरी का डेथ हो गया और ऐबक डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस, ठीक है। ही ब्रोक ऑल कनेक्शन विद द किंगडम ऑफ घोरी एंड दस फाउंडेड द स्लेव डिनेस्टी एज वेल एज दिल्ली सुल्तानेट। मौत के बाद घोरी के उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया और स्लेव डिनेस्टी को फाउंड किया एज वेल एज दिल्ली सुल्तानेट, उसको दिल्ली सुल्तानेट के नाम दिया, ठीक है। ही एज्यूम्ड टाइटल सुल्तान। तो तब सुल्तान का टाइटल चल रहा था, सुल्तान मतलब किंग, द रूलर।
तो वो अपने आप को रूलर मानते थे, इसलिए अपने आप को सुल्तान का टाइटल दे दिया। ही मेड लाहौर हिज कैपिटल, उन्होंने लाहौर को अपने पहले जो स्टार्टिंग पीरियड में वो लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। उन्होंने 4 साल तक, ओनली 4 ईयर उन्होंने रूल किया। उनको बोला जाता था लैक वैक्स और गिवर ऑफ लैक्स, इसीलिए बोला जाता था क्योंकि ही गेव लिबरल डोनेशन, वो बहुत सारे डोनेशन देते थे लोगों को। वो आइबैक वाज ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज राइटर्स, वो लर्निंग का भी पैट्रोनाइज थे, बहुत ही प्रेस कर रहे थे। अच्छा खासा जिज्ञासु इंसान थे। हसन उन निजामी जो कि ऑथर ऑफ ताजुल मासिर थे, उनको पैट्रोनाइज किया था। फिर फारुकदीन जो कि ऑथर ऑफ तारिक आई मुबारक साहब, उनको भी पैट्रोनाइज कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बिल्ड किया था हमारे इंडिया पे, जैसे कि देखिए कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली, फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ड इन दिल्ली। जो आइबैक जो आए थे, आइबैक के द्वारा हमारे इंडिया में पहली मॉस्क्यू थी, जो कि इसको आप याद रख सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू। और कुव्वत इस्लाम मॉस्क्यू ये सेम ही है, ठीक है। और अढ़ाई दिन का जोनप्रा मॉस्क्यू इन अजमेर, ये दोनों वो बिल्ड किए थे। He started the construction of Qutub Minar in memory of Sufi saint Qutbuddin Bhaktiar Kaki, which was completed by his successor इल्तुतमिश। वो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत किए थे उन्होंने, और उनको कंप्लीट किए थे इल्तुतमिश ने। उनका डेथ हो गया सडनली 1210 में, क्योंकि वो वहाँ तब ना हॉर्स पोलो बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रहा था। उनका एक रॉयल गेम था हॉर्स पोलो, पता है, हर्ष के बैक में बैठकर एक डंडे में लेकर जो बॉल मारते हैं उसको पोलो बोला जाता है। वाइल प्लेइंग दैट वो उनका डेथ हो गया, ठीक है। उनके जो सक्सेसर थे अब्राहम बक्स, हु वाज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश आफ्टर 8 मंथ्स। तो उसके बाद उनके बेटे बैठे कुछ देर तक, लेकिन 8 मंथ के बाद उनके जो सॉन इन लॉ थे इल्तुतमिश, वो उनको रिप्लेस करके स्लेव डिनास्टी फिर आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक तक सब कुछ पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो कि 1211 से लेकर 36 तक उन्होंने राज किया था, और उन्होंने इल्बरी डिनास्टी का फाउंडेशन किया था। आपको पता है जो स्लेव डिनास्टी है वो 3 तरह से हमने डिवाइड किया था पिछले स्लाइड में। एक कुतुबुद्दीन डिनास्टी था, फिर इल्बरी डिनास्टी आया था। तो ये इल्बरी इसलिए कहा गया था क्योंकि इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। और क्योंकि ये ऐबक के स्लेव नहीं थे, ऐबक के सॉन इन लॉ थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऐबक की जब डेथ हो गई पोलो खेलते वक्त, तो उसके बाद उनके बेटे को रूलर माना गया। लेकिन उसके 6 महीने बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश एक वार में उनको डिफीट किया। उनके जो बेटे थे ऐबक के सॉन जो थे, उनको डिफीट किया, और उसके बाद उन्होंने सक्सीड किया और राज किया उस डिनास्टी में। तो ये इल्बरी डिनास्टी से थे, ट्राइब से थे, इसी वजह से इनको इल्बरी डिनास्टी भी इस सुल्तानेट को कहा जाता है, ठीक है। और अपॉइंटेड एज इक्तादार ऑफ ग्वालियर बाय ऐबक के द्वारा ये सोनिल लॉ थे, इसी वजह से इनको ग्वालियर का इक्तादार के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया गया था। फिर कंसिडर्ड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश कन्क्वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तुर्किश कन्क्वेस्ट नॉर्थ इंडिया में किस तरह से स्प्रेड हुई थी, इनके काम को देखकर इनको रियल कंसोलिडेटर ऑफ तुर्किश कन्क्वेस्ट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उनके राज के दौरान बहुत ही डेवलपमेंट किए थे, दिल्ली सुल्तानेट को स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किया था, और बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, सोसाइटी की चेंजेस में हो गया, बहुत सारे चेंजेस किए थे, और बहुत सारे सक्सेसफुल रूलर भी थे, ये स्ट्रांग भी थे। एट दैट टाइम उसके जब ये सब हो रहा था, मतलब जब ये सॉन इन लॉ सक्सीड किए ऐबक को, तो क्या हुआ, उसी वक्त अली मर्दन खान जो कि बंगाल और बिहार में राज कर रहे थे, वो खुद को किंग के हिसाब से डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि उनको तभी क्या हुआ, जो हायरार्ची था, किंग हो गया राजा, मतलब किंग जो था उनका बेटा अगर सर नहीं हो पाया किंग,
तो इसका मतलब वो जो हायरार्ची वो उसको ब्रेक कर दिया इल्तुतमिश ने। तो इसके वजह से क्या हुआ, जितने सारे फेडोटरीज थे, जितने सारे नोबल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में गवर्नर्स थे काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट मानने लगे। उनके हिसाब से वो ऐसे उनको लगा कि अगर किंग के बेटे किंग नहीं हो सकते तो उनके जो जितने सारे रिश्तेदारे हैं या फिर स्लेव्स वगैरह है, अगर वो किंग्स बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो इसी वजह से बहुत सारी जगह में उनके एग्नेस्ट में रेजिस्टेंट होने लगी। तो इसी वजह से अली मर्दन खान एक थे जो कि धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे, वो बंगाल बिहार में राज कर रहे थे। वो अपने आप को किंग के इंडिपेंडेंट घोषित करके किंग डिक्लेयर कर दिया। फिर कुबाचा, वो एक आइबा के स्लेव थे, उन्होंने भी मुल्तान की किंग के नाम से अपने आप को डिक्लेयर किया और लाहौर को सीज किया एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब और लाहौर की कुछ हिस्से को उन्होंने कैप्चर किया, सीज किया। सम फेलो ऑफिसर्स ऑफ इल्तुतमिश नियर दिल्ली वेर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी। तो इसी वजह से कुछ देखिए, कोई भी किंग बनेगा अगर किंग के जितने सारे फैमिली मेंबर्स थे उसे छोड़कर अगर और कोई किंग बनता है तो डेफिनेटली नज़र उनके ऊपर जाता है और कहीं कहीं रजिस्ट्रेंट भी आता है। तो इसी वजह से कुछ फेलो ऑफिसर्स थे जो आईबैक के लिए काम करते थे, उनके वो रिलक्टेंट होने लगे ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर कालिंजर, ग्वालियर एंड एंटायर ईस्टर्न राजस्थान, अजमेर, बायना, ये सब तुर्की जो जितने सारे यहाँ पे राजपूत वगैरह रूल कर रहे थे, तो इसी वजह से उन्होंने तुर्कीस को यहाँ पे थ्रो करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। उसके बाद क्या हुआ, द ख्वारिज़म एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन सेंट्रल एशिया एट दैट टाइम। उसे आपको पता है, हमने पढ़ा था ख्वारिज़म एम्पायर में सेंट्रल एशिया में बहुत पावरफुल हो रही थी। इट एक्सटेंड्स अप टू इंडस। जो ख्वारिज़म एम्पायर धीरे धीरे ईस्ट के तरफ आ रही थी, ठीक है, तो ईस्ट के तरफ आ रही कि इंडस तक वो राज करने लगे, मतलब एक्सटेंड होने लगे। कन्क्वेस्ट गजनी बाय ख्वारिज़म शाह, और गजनी जो थी, गजनी में भी वो ख्वारिज़म शाह के द्वारा ये कन्क्वेस्ट किया गया, ठीक है। टू अवॉइड फ्यूचर डेंजर, तो तभी इल्तुतमिश क्या थे, वो इंडिया में राज कर रहे थे, तो उनको थोड़ा डेंजर की एहसास हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इस डेंजर को अवॉइड करने के लिए लाहौर को कैप्चर कर लिया और उनकी जो कैपिटल थी लाहौर में, तो जो कैपिटल वो उन्होंने बैठाया था उसको शिफ्ट कर दिया परमानेंटली दिल्ली को, ठीक है। इन 1218 ख्वारिज़म एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द मंगोल्स। तभी मंगोल्स भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बना रहे थे, और जो मंगोल्स थे वो एक्सटेंड किए थे चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक, और फ्रॉम कैस्पियन सी से लेकर जाजरतस रिवर तक वो एक्सटेंड कर रहे थे। तो देखिए कितना बड़ा एम्पायर है मंगोल्स का। तो मंगोल्स ने क्या किया, ख्वारिज़म एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया 1218 में। ये मैप आप देख सकते हैं, ये मंगोल को 1279 तक, ये जब मंगोल ने 1219 में कब तक मंगोल एक्सटेंड किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंडिया है, चाइना के तो लगभग बहुत सारे पार्ट उन्होंने कब्जा लिया है। ये एकदम मतलब देखिए एशिया के लगभग कंप्लीट एशिया उनके कब्जे में आ चुकी है, सिर्फ इंडिया को छोड़ के। देख सकते हैं आप, इंडिया थोड़ा यहाँ पे भूटान वगैरह, तिब्बत वगैरह, फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ कंट्रीज़ है, इसको छोड़ के बाकी हर एक एरिया में उन्होंने स्प्रेड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी, इस तक कैप्सियन सी, ब्लैक सी, ये सब एरिया उन्होंने कब्जा लिया है। फिर क्या हुआ, व्हाइल मंगोल्स वर बिजी एल्सवेयर, इल्तुतमिश आउस्टेड कुबाचा फ्रॉम मुल्तान एंड उच। मंगोल्स क्या कर रहे थे, अपने राज को, अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे थे कम्प्लीटली एशिया में, और वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जाना चाहते थे और यूरोपियन कुछ कंट्री में भी जाना चाहते थे, तो इसी वजह से वो वहाँ पे बिजी थे। तभी क्या हो रहा था, इल्तुतमिश धीरे धीरे कुबाचा को कुबाचा को मुल्तान से निकाला और वहाँ पे मुल्तान को कैप्चर किया, फिर ऊच को भी कैप्चर किया। दिल्ली सुल्तानेट रीच्ड ऑफ द इंडस वंस अगेन। जब ख्वारिज़म एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया मंगोल ने, तो ये धीरे धीरे इंडस के तरफ बढ़ने लगे। बंगाल बिहार में एक पर्सन थे इवाज, जो अपने आप को सुल्तान घियासुद्दीन के नाम पे टाइटल किए थे, ठीक है। हड अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर लिया, और बीइंग ए जेनरस एंड एबल रूलर बिल्ड मेनी पब्लिक वर्क्स, और ये बहुत ही अच्छे रूलर थे,
क्योंकि वो बहुत पब्लिक के लिए काम कर रहे थे और बहुत जेनरस भी थे। ही मेड रेड्स ऑन नेबरिंग टेरिटोरीज बट गॉट रेजिस्टेंट फ्रॉम सेना रूलर्स ऑफ ईस्ट बंगाल एंड हिंदू रूलर्स ऑफ ओडिशा एंड कमरूपा। तो धीरे धीरे ये बंगाल से निकल कर क्या हो रहे थे, आसपास के जितने सारे नेबरिंग टेरिटोरीज थे उसको रेड करने की कोशिश कर रहे थे। तो धीरे धीरे सेना रूलर्स जो थे, आपने पढ़ा होगा सेना रूलर्स में लक्ष्मण सेना जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे। वो ईस्ट बंगाल में रूल कर रहे थे, उनको वहाँ से रजिस्टर्ड मिला। और कुछ रूलर्स थे उड़ीसा में और कामरूपा, जिसको आसाम अभी मॉडर्न डे आसाम बोला जाता है, तभी उसका नाम था कामरूप, वहाँ पर से भी रजिस्टर्ड मिला। तो क्या हुआ, 1226 एंड 27 में युवास को डिफीट किए इल्तुतमिश के सन नियर लखनऊती। बंगाल एंड बिहार पास अंडर द सुजनिटी ऑफ दिल्ली। तो धीरे धीरे क्या हुआ, दिल्ली को इल्तुतमिश ने कैप्चर कर लिया। फिर इल्तुतमिश टू टेफ टू रिकवर ग्वालियर एंड बायना, फिर ग्वालियर और बायना, अजमेर, नागौर, ये सब चीज़ें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिए थे। तो धीरे धीरे ये सबको भी वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। वो एक्सपेडिशन भी स्टैंड किए एग्नेस्ट राथाम्बोर एंड जेलोर, और उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, उन्होंने मेवाड़ की जो कैपिटल थी नागड़ा, उसको भी अटैक किया, बट had to beat a retreat at the arrival of गुजरात आर्मीज। गुजरात आर्मी से उनको रिट्रीट फेस करना पड़ा, क्योंकि वो सब जो वहाँ पे राणा थे राजपूत, उनको हेल्प करने के लिए गुजरात आर्मी जा पहुँचे। फिर रिवेंज लेने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया, एक एक्सपेडिशन डिस्पैच किया एग्नेस्ट चालुक्य सब गुजरात, बट इट वाज रिपल्स्ड विथ लॉसेस। क्योंकि उन्होंने गुजरात को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन जितने बार उन्होंने गुजरात को कोशिश की, धीरे धीरे उनको लॉस की सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी राजपूत वगैरह थे और वो भी बस स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी थे। ठीक है। इल्तुतमिश वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। क्यों ग्रेट स्टेट्समैन कहा गया था, क्योंकि उनके जब वो राज कर रहे थे वो बहुत सारे चेंजेस लाए थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, डेवलपमेंट भी कर रहे थे, इसी वजह से वो एक ग्रेट स्टेट्समैन थे। ही रिसीव्ड मानुसर, बहुत सारे टाइटल उनको मिला था। अब्बासिड खलीफ के द्वारा 1229 में उनको एक टाइटल ऑफ सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान की बेस्टो दिया गया, मतलब उनको टाइटल दिया गया उनके काम को देखकर। ही पैट्रोनाइज्ड मेनी स्कॉलर्स एंड नंबर ऑफ सूफी सेंट्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेजिन। उनके जब वो राज कर रहे थे उनके टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स एंड बहुत सारे सूफी सेंट्स इंडिया में आए थे और उनको वो पैट्रोनाइज किए थे। जैसे कुछ सूफी सेंट्स का नाम है मिहाजो सिराज, ताजुद्दीन, निजामुल्लक, मोहम्मद जैनिदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, फरुल मौलुक इस्लामी, ये सब उनके कंटेम्पररी थे। तो ये सब आए थे इंडिया में, और स्कॉलर्स भी थे और सुफिसेंट्स भी थे कुछ, और ये सब पैट्रोनाइज कर रहे थे इल्तुतमिश। मिहाजो सिराज इज ऑथर ऑफ ताबकत आई नसीरी। ये सब आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैच मेकिंग में एमसीक्यूज में पढ़ सकता है कभी कभी। He completed the construction of कुतुब मीनार at दिल्ली, the tallest stone tower in India, जो कि 238 फीट। कुतुब मीनार को स्टार्ट किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उनको कंप्लीट किए कौन, इल्तुतमिश ने। ही बिल्ड मैग्निफिसेंट मॉस्क्यू एट अजमेर में भी एक मॉस्क्यू उन्होंने बिल्ड किया, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर टंका। इसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिस ऑफ द मॉडर्न रूपी, जो सिल्वर टंका है इसको बेस करके हमारे मॉडर्न रूपी बनी है, और कपर जितल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो कॉइन है टू बेसिक कॉइन्स ऑफ द सुल्तानेट पीरियड, सुल्तानेट पीरियड की बेसिक कॉइन होता है सिल्वर टंका एंड जितल। वो भी he also created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, जिसको तुर्कन आई चहलगानी बोलते हैं और चालीसा बोलते हैं और 40 बोलते हैं। 40 मेंबर्स को लेकर उन्होंने एक रूलिंग एलाइट क्लास बनाई थी, जिन्होंने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव के फंक्शन में और डिफरेंट राज कार्यों में हेल्प कर रहे थे, और उनको बोला जा रहा था तुर्कन ई चहलगानी और चालीसा और 40, ये सब नोबल्स वगैरह थे। वो भी इक्तदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इन व्हिच द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास व्हिच आर असाइंड टू नोबल्स इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। डिफरेंट जितने सारे नोबल्स होते थे उनके राजकार्य में हेल्प करते थे, उनको एक एक इलाका दिया जाता था, किंगडम दिया जाता था, जिसको इक्तास कहा जाता था। ठीक है। और इस इक्तास से वो रिवेन्यू कलेक्ट करके अपने गुजारा करते थे, उनको सैलरी नहीं मिलता था, सैलरी के एक्सचेंज में ये सब इलाका मिलता था। ठीक है। तो इसको इक्तादारी सिस्टम बोला जाता था। ये सब इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए थे।
फिर हम पढ़ेंगे अभी राजिया सुल्तान के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश की अभी डेथ होने वाली है और उसके बाद उनकी बेटी राजगद्दी संभालने वाली है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब इल्तुतमिश जब अपने फाइनल डेथ की फाइनल ईयर में थे, आई मीन लास्ट ईयर में थे, 1 साल से वो उनको तबीयत शायद थोड़ा ख़राब था। इसकी वजह से उनको पता था कि 1 साल के अंदर वो जाने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि अपने जितने सारे अपने क्या बच्चे हैं, उनसे ये थोड़ा सलाह कर ले। वो सोचने लगे कि किसको राज्य दिया जाए, किसको ज़िम्मेदारी दिया जाए। लेकिन उनके जो 3 बेटे थे, 2 बेटे थे और 1 स्टेपसन थे, तो वो सब इतने काबिल नहीं थे, ठीक है, किंग बनने के लिए, रूलर बनने के लिए। तो उनके नज़र में उनकी जो बेटी थी राजिया सुल्तान, वो थोड़ा बहुत ही ज़िम्मेदारी थी और बहुत समझदार थी। ज़िम्मेदारी तो नहीं बोल सकते, समझदारी थी। तो इसी वजह से वो राजिया को डिज़र्विंग कैंडिडेट सोचा उस थ्रोन में बैठाने के लिए। तो इसके लिए वो उन्होंने नोबल्स के साथ, उनके जितने सारे नोबल्स थे और जितने सारे थियोलॉजियंस थे, उनके साथ बात करने लगे और उनके सबसे एग्री होने के बाद उन्होंने अपने बेटी राजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया थ्रोन के लिए। लेकिन क्या हुआ, तभी राजिया सुल्तान एक एकमात्र लेडी थी जिन्होंने दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में एकमात्र इकलौती लेडी थी जिन्होंने रूल किया था, और कोई भी ऐसा लेडी नहीं थी जो कि रूल किया था तभी। तो इसलिए क्या हुआ कि उनके जो नोबल्स थे, क्योंकि तभी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो जब एक लड़की को बिठा दिया गया राजगादी में, तो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट जगह से रेजिस्टेंट होने लगी और इसी वजह से उनको ज़्यादा देर तक राज नहीं करने दिया गया। वो लगभग 3 साल के लिए राज कर पाई, ठीक है। ही मार्क द बिगनिंग ऑफ ए स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड तुर्किश चीफ। तो राजिया एक रूलर होने के बाद क्या हुआ, स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड तुर्किश चीफ स्टार्ट हुआ। समटाइम्स कॉल्ड द 40 और चाहलगनी, जितने सारे चाहलगनी बनाए थे जिनको इल्तुतमिश के पीरियड में बनाया गया था, तो उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया कि तुर्किश चीफ कौन बनेगा और मोनार्ची कौन बनेगा, इसी वजह से। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश हैड शोन ग्रेट डिफेंस टू तुर्किश चीफ। इल्तुतमिश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, जिसकी वजह से वो जितने सारे तुर्किश चीफ थे उनको स्ट्रॉन्गली डिफेंड कर रहे थे। लेकिन उनके डेथ के बाद these chiefs, drunken with power and arrogance, wanted to install on the throne a puppet whom they could control। तो उनको लग रहा था, जितने सारे तुर्किश चीफ थी इल्तुतमिश के डेथ के बाद, वो अपने पावर और आरोगेंस से इतने ड्रंक हो गए, आई मीन इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने ये चाहा कि ऐसी एक पर्सन उस चीफ की गद्दी पे बैठना चाहिए, रूलर की गद्दी में बैठना चाहिए, जिनको वो प्यूपेट के हिसाब से चला सके, मतलब वो जिस तरह से चाहे उस तरह से वो नाच सके। लेकिन राजिया उस तरह से नहीं थी, वो बहुत समझदारी उनके अंदर थी और बहुत ही स्मार्ट थी। इसी वजह से तो इल्तुतमिश को लगा कि वो ही डिजर्व करती है, डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो वो उनके बातों में नहीं आई और वो अपने खुद की गेम प्ले कर रही थी। वो फीमेल अपीयरल को डिस्कार्ड कर दी और स्टार्ट होल्डिंग कोर्ट विथ हर फेस अनवेल्ड। तभी क्या हो रहा था, आज भी आप लोग देखे होंगे, जो मुस्लिम लड़कियां होती है, वोमेन होती है, वो उनकी हमेशा वेल्ड कंडीशन में रहती है, मतलब उनके फेस के ऊपर एक पर्दा लगकर ही रहता है। लेकिन वो क्या थी, इतना स्ट्रॉन्ग वोमेन थी, इतना स्मार्ट थी कि वो जो कोर्ट चला रही थी विथ हर फेस अनवेल्ड कंडीशन में अपने फेस लगकर चला रही थी। सी इवन हंटेड एंड लीड द आर्मी इन वार। वो हंट भी कर रही थी और वार में आर्मी को लीड भी कर रही थी। वो एक्सपेडिशन सेंड किया इग्नेस्ट राथाम्बोर टू कंट्रोल राजपूत। राथाम्बोर में राज कर रहे थे, उनके इग्नेस्ट एक्सपेडिशन को सेंड किया और एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम, ठीक है। लेकिन बट हर अटेम्प्ट टू क्रिएट ए पार्टी ऑफ नोबल्स लॉयल टू हर एंड टू रेज ए नॉन तुर्क टू हाई ऑफिसर लेड टू अपोजिशन। वो क्या कर रही थी, एक पार्टी बना रही थी, मतलब ये वो भी डिजर्व कर रही थी, उसको हर एक तरह से रजिस्टर्ड मिल रही थी, कोई उसको पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक लड़की थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, वो चाहती थी कि अपने चारों तरफ एक इस तरह की नोबल बनाए, इस तरह की नोबल्स को रखे जो उनके लिए लॉयल हो। तो इसी वजह से क्या हुआ, उनको लगा एक नॉन तुर्क ऑफिसर था, उसको वो हायर
मतलब एक हायर पोजीशन पे लेड करने के लिए अपॉइंटमेंट किया, ठीक है। और इसी वजह से उनको बहुत सारे अपोजिशन का सामना करना पड़ा। तुर्किश नोबल्स कॉज्ड हर अक्यूज्ड और वायोलेटिंग फेमिनाइन मॉडेस्टी ऑफ बीइंग टू फ्रेंडली टू एन अबिसियन नोबेल यकुत खान। वो ये जो नन तुर्क थे ऑफिसर थे, उनका नाम था अबिसियन नोबेल, सॉरी वो उनका नाम था यकुत खान। वो एक अबिसियन नोबेल थे और इनको लगा, जो तुर्किश नोबल्स थे उनके राज्य में, उनको लगा कि ये अपनी फेमिनाइन चीज़ों को यूज़ करके वायलेट कर रही है और उनके लिए उनकी जो अबिसियन नोबेल है उनको क्लोज जा रही है। लेकिन देखिए इसमें कोई कुछ गलत भी नहीं है, अगर वो क्लोज भी हो रही है क्या गलत है, क्योंकि तभी जो रूलर्स वगैरह होते थे वो अपने राज्य में एक से ज़्यादा रानी रखते थे, एक से ज़्यादा स्लेव्स रखते थे, तो तभी उनको कोई नहीं कुछ कहता था। अगर एक लड़की किसी को प्यार करती है या फिर किसी के क्लोज होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तब सोसाइटी का मेंटालिटी था, जो छोड़िए कोई बात नहीं। तो ये उनको क्या किया, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल स्टेबल बना दिया रजिया ने, और जिसके वजह से उनको बहुत सारे ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। हालांकि ये भी कहा गया कि वो अपनी फेमिनाइन मॉडेस्टी को वायलेट करते हुए उनके क्लोज जा रही है। तो उसके बाद क्या हुआ, रेबेलियंस ब्रोकआउट, धीरे धीरे रेबेलियन ब्रोकआउट हुआ लाहौर और सीरिन में। और लाजिया रेड एन एक्सपेडिशन एग्नेस्ट लाहौर। राजिया लेड किया और वार भी किया, आर्मी को लेड किया। कंपेल्ड द गवर्नर टू सबमिट, तो ये जीती भी। वो लाहौर में जो एक्सपेडिशन हुआ था वहाँ पे वो डिफीट किया उस गवर्नर को। ऑन द वे टू, तो लाहौर से जाकर वो सिरहिंद जब जा रही थी तो एक वहाँ पे इंटरनल रिबेलियन हुआ जहाँ पे यकुत खान को मार दिया गया। ये एक क्या कंस्पिरेसी चल रहा था यकुत खान को, क्योंकि बहुत सारे लोग अपोजिशन में थे उनके, इसी वजह से यकुत खान को वहाँ पे मार दिया गया। और जो राजिया थी, राजिया को इम्प्रिजन कर दिया गया एट ताबरहिंदा। ताबरहिंदा क्या था पता है आपको, जहाँ पे कौन थे वो राजा, पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के साथ एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तेरन, वहाँ पे ताबरहिंदा भी प्रेजेंट था, ठीक है, ताबरहिंदा के रीजियन में। तो इसको आज के ज़माने में पंजाब की भाटिंडा भी कहा जाता है, ठीक है। इन द मीन टाइम द तुर्किश नोबल्स पुट बहराम ऑन द थ्रोन। बहराम कौन थे, ये थे इल्तुतमिश के सॉन, ठीक है। ये बहराम और एक नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये दोनों इल्तुतमिश के सॉन थे। और इस टाइम पे जब राजिया को इम्प्रिजन कर दिया गया तो तभी बहराम को थ्रोन पे बैठा दिया गया। हाउएवर सी ओन हवर कैप्टर अल्तुनिया। तो उसके बाद क्या हुआ, राजिया बहुत स्मार्ट थी, तो वो धीरे धीरे ऐसे निकल के उनको जो कैप्चर किए थे जो अल्तुनिया, उनको ओन किया और उसको मैरी भी किया। मैरिज करके वो दिल्ली के एग्नेस्ट वार करने की कोशिश की, मतलब दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश की। तो वो बहुत ही वायलेंटली फॉट किए थे, लेकिन क्या हुआ, उनको डिफीट होना पड़ा और किल्ड इन ए फॉरेस्ट बाय बंदिश, क्योंकि बहुत सारे कन्स्पिरेसी चल रही थी उनके खिलाफ और वो सब एग्नेस्ट में थे, क्योंकि वो एक वोमेन थी। तो कोई भी देख नहीं पा रहा था कि कोई वोमेन इतने ऊपर जाकर राज कर सकता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, ठीक है। इसी वजह से उनको कंस्पिरेसी करके डिफीट करके मार दिया गया। सी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट की पहली और लास्ट रूलर थी वो। द फॉल ऑफ राजिया paved the way for the ascendancy of the 40. In the next 6 years, Bahram and Masud ruled दिल्ली। तो उसके बाद क्या हुआ, राजिया के बाद ये जो बहराम और मसूद थे, नसीरुद्दीन मसूद, ये दोनों इल्तुतमिश के बेटे थे और ये दोनों राज करने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, देयर एंसुड ए स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन द सुल्तान्स एंड नोबल्स। तो आप लोगों को तो पता है सुल्तान्स एंड नोबल्स के बीच हमेशा कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी, क्योंकि नोबल्स भी चाहते थे कि वो अपने राज चलाए और अपने ऐसे एक रूलर्स को रखे जो उनके पीपट के हिसाब से काम कर पाए। और सुल्तान्स वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनको कभी कभी नोबल से उतना लॉयल्टी नहीं मिलती थी, नोबल से उतना साथ की सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से कन्फ्लिक्ट लगी रहती थी। तो फिर 1246 में बलबन सक्सीड किया इन पुटिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह एज सुल्तान। तो उसके बाद बलबन सक्सीड किए ये सबको, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर है, और इसके बाद बलबन की राज शुरू हुई। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
क्योंकि उनके बारे में पढ़ाऊँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगी। और इसके साथ हम आज की ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।